नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आदिकाल पर आज की यह तीसरी वीडियो है। आज का प्रश्न है, आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? तो ऑप्शन है परमाल, जगनिक, कीर्तिदत्त, औरंगजेब। तो आल्हा और उदल जो है परमाल के सामंत थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए और आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सोहर, कजली, बिरहा, आल्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आल्हा की पंक्ति है। जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड जो है उसी की पंक्ति है यह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रबंध काव्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताना है। तो कामायनी तो ऐसे ही नहीं होगी, रामचरितमानस भी हट गया, पद्मावत भी हट गया। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीचल देव रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो चंद्रबरदाई हैं इसी को माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आचार्य हैं? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल हैं। पृथ्वीराज को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो वही प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यही है पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। वही प्रश्न है, प्रश्न वही है, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। वही प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो चंद्रबरदाई। हाँ, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रबरदाई की है।
चंद्र बरदाई की रचना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ऑप्शन है पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोगिता के प्रति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज के पिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन है राजेश्वर, सोमेश्वर, अमर सिंह, अनंगपाल। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम पूछ रहा है। तो पृथ्वीराज के पिता का नाम था सोमेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रचना दिया हुआ है और उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो इसको मिला देते हैं। बीसल देव रासो की रचना का नाम है नरपति नाला। तो इसका हो जाएगा 2। पृथ्वीराज रासो का रचयिता है चंद्र बरदाई। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय। एक क्रम हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो के रचयिता का नाम बताना है। तो दलपति विजय हैं खुमान रासो के रचयिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो कौन उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध नहीं है वो सिख साहित्य है। बाकी तीनों आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोइंदू ने किया था। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ आदिकालीन कवि जोइंदू ने किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगसार, परमात्म प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोइंदू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो वीर गाथा काल कहने का मतलब आदिकाल की रचना इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन है संदेश राशक, जय मयंक जस चंद्रिका, आलाखंड, भक्तमाल। तो इसमें एक ही रचना है जो आदिकाल की नहीं है, वो है भक्तमाल, जो भक्तिकाल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास हैं जो आदिकाल के कवि नहीं हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभादास। नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास के शिष्य थे। इन्होंने ही अष्टयाम की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की रचना है विद्यापति की विद्यापति पदावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वीर रस है। आदिकाल में जो वीर रस में रचनाएं होती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर रस।
अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। 10, 12, 16, 14, तो 14 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ऑप्शन है पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। तो विद्यापति के पद जो हैं मैथिली भाषा में रचित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन है विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति हैं दान वाक्यावली के रचनाकार। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज या मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना अब तक प्रकाशित होकर अब तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो ऑप्शन है पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपर्युक्त सभी। तो किस रचना के आधार पर जो है विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पदावली के आधार पर। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई है? विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई है? तो ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या गीत गोविंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो इनकी रचना है पदावली। पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पदावली। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग।
तो यह जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देसिल बैना सब जन मिठा। तो यह विद्यापति की उक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति। अगला प्रश्न है, ये वही प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपहो अवहट्टा। तो उसकी दूसरी पंक्ति भी दे दी गई है इसमें। तो इसके भी रचनाकार जो है पंक्ति है विद्यापति की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति की है यह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ऑप्शन है राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। तो इसमें दो ऑप्शन जो है सही है। विद्यापति जो है शिव सिंह के भी आश्रित कवि थे और कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जलंधरी पाव, भर्तहरि, कर्णप्पा, चुड़कर नाथ। तो निम्नलिखित में कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो नाथों की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णप्पा जो है इसमें शामिल नहीं है। ये 84 सिद्धों में शामिल हैं, कर्णप्पा, सरहप्पा, सब्रपा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये लोग किससे संबंधित हैं? तो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपीचंद्र का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपीचंद। सरहप्पा, सब्रपा, कुक्कुरिपा ये सब 84 सिद्धों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता थे, ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चूड़कर नाथ। तो नाथ पंथ के प्रणेता कहा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन में है गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़ भरत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवसेन जो है ये इसमें शामिल नहीं है नाथों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 नाथ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
नाथों की संख्या 9 थी। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ। तो नाथ पंथ के प्रणेता जो हैं तो इसमें 2 लोगों को माना जाता है, मत्स्येंद्रनाथ को भी और गोरखनाथ को भी। तो अगर मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों हैं तो गोरखनाथ को ही माना जाएगा। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। तो दोनों ही हैं। आप इसका व्याख्या देख लेते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इस इतिहास में स्पष्ट कथन है। इस पंथ नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ थे, जिसको मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता था। गोरखनाथ भी माने गए हैं। तो दोनों लोग को माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो यहाँ पे सिर्फ गोरखनाथ दिया हुआ है, तो गोरखनाथ माने जाएंगे, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, ऑप्शन है इसका, कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, या ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। अगला प्रश्न है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो गोरखनाथ ने दिया था हठ योग का उपदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। तो शून्य का पूरक तत्व जो है ऑप्शन है वज्र है, अग्नि है, चित्र है, ज्ञान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा